राइट। तो इस प्रोग्राम में मेन के अंदर एक ट्राई ब्लॉक है, एक कैच ब्लॉक है, बट ट्राई के अंदर देयर इज वन मोर ट्राई कैच ब्लॉक एंड इट इज एन एग्जांपल ऑफ बोथ नेस्टिंग ट्राई कैच एंड रीथ्रो एन एक्सेप्शन। ठीक है। सो जो इंटरनल वाला ट्राई ब्लॉक है, इसमें हम सिर्फ एक एक्सेप्शन को थ्रो कर रहे हैं, सिंपल। और इस स्टेटमेंट को लिखने के दो तरीके हैं। आप ऐसे लिख सकते हो, थ्रो ब्रैकेट के अंदर 20 या लाइक दिस। ये वाला कौन सा केस है? ये वाला थ्रो एक्सेप्शन विदाउट ब्रैकेट। तो जैसे ही ये वाला ब्लॉक आपका थ्रो करेगा, ये थ्रो पॉइंट, इसको थ्रो पॉइंट कहते हैं, कंट्रोल कैच पे आ जाएगा। ये स्टेटमेंट इज फाइन क्योंकि आपने इंटीजर वैल्यू थ्रो की है, तो कैच के साथ ये ठीक जा रहा है, इंटीजर एन। सो दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, सो इट विल प्रिंट हैंडल पार्शियली। आप कुछ भी रख सकते हो, एनीथिंग। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में इसने क्या लिख दिया? सिर्फ थ्रो। सिर्फ थ्रो लिखना मीन्स हम क्या कर रहे हैं? रीथ्रो कर रहे हैं। हम रीथ्रो कर रहे हैं। रीथ्रो किसे कर रहे हो? जिसको कैच किया था, थ्रो 20 को आपने दोबारा फिर से थ्रो कर दिया। बट अब इसको कैच कौन करेगा? इसको ये आउटर वाला कैच ब्लॉक कैच करेगा। दैट इज वाई मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इंट आई। और यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा? हैंडल पेंडिंग, जो भी था। ठीक है। तो इसका आउटपुट पहले ये आएगा, फिर ये आएगा। सपोज आप यहाँ पे कैश तो कर रहे हो, बट आपने ये लिख रखा है, तो इसका मतलब जब आप रीथ्रो कर रहे हो, रीथ्रो करने के बाद कंट्रोल यहाँ आएगा, बट ये देखेगा कि भाई ये तो इसके साथ मैच नहीं कर रहा टाइप। तो ये स्टेटमेंट आएगी। इस स्टेटमेंट के बाद आपके प्रोग्राम में एक्सेप्शन आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने रीथ्रो वाली जो एक्सेप्शन थ्रो करी है, उसको आपने हैंडल नहीं किया, राइट? उसको हमने हैंडल नहीं किया। We will run this program twice to see both of the cases, right? What's the problem? Multiple mains. Now we will run it, okay? अभी ये ठीक चलेगा, पहले हैंडल पार्शली, फिर उसके बाद हैंडल पेंडिंग, ओके? ठीक है। बट मैं क्या करूंगी, मैं जो बाहर वाला कैश था उसमें सपोज हम कैरेक्टर लिख देते हैं, हम इसको हैंडल नहीं कर रहे। जो हम रीथ्रो कर रहे हैं, रीथ्रो में हम इंटीजर थ्रो कर रहे हैं, लेकिन हम इसको हैंडल नहीं कर रहे हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो ठीक से एग्जीक्यूट हो जाएगी, बट आफ्टर दिस देयर इज नो पर्टिकुलर मैच, सो प्रोग्राम विल एंड एब्रप्टली। ठीक है। तो एक्सेप्शन आ गई, उसने हमें एक अच्छा सा एरर मैसेज भी दे दिया, टर्मिनेटिंग विद अनकॉट एक्सेप्शन ऑफ टाइप इंट। आपने इंट टाइप की एक्सेप्शन आई थी, उसको आपने कॉट नहीं किया। क्लियर है बेटे? डिसेंट इनफ समझ आ गया होगा आपको ये? यस। उसके बाद तो यहाँ पे एक और एग्जांपल है जो आपके पास आ चुका होगा, जो मैंने आपको कोड दिए हैं। इसमें भी रीथ्रोइंग एक एन एक्सेप्शन का एक और एग्जांपल है। ये आप खुद से ट्राई करके भी देख सकते हो और रन करके भी देख सकते हो। ठीक है। अभी हम सीखेंगे स्पेसिफाइंग एक्सेप्शंस। ये स्पेसिफाइंग का मतलब क्या है? ये कराया था कल, बताना थोड़ा सा मुझे। नो मैम। ठीक है। स्पेसिफाई का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? बताओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफाइंग समथिंग? बताना, किसी चीज के बारे में क्लियरली बताना। स्पेसिफाई करना, मुझे भी नहीं पता ऐसे। स्पेसिफाई करना, क्लियर करना। ठीक है। तो अगर हम कह रहे हैं कि हम एक्सेप्शन को स्पेसिफाई कर रहे हैं, मींस हम एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे, हम इतनी पावर रखना चाहते हैं कि हम ये बता पाए कि ये वाला जो फंक्शन है वो कौन कौन सी एक्सेप्शंस को थ्रो कर सकता है और कौन कौन सी एक्सेप्शंस को थ्रो नहीं कर सकता। फिलहाल इस लाइन को भूल जाओ। अब ये सिंपल सा प्रोग्राम बन गया। मेन के अंदर हमने एक ट्राई ब्लॉक बनाया, ट्राई में हम एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। फिजिबल है, हम एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। इस फंक्शन के अंदर हम 3 पॉसिबल वैल्यूज डाल सकते हैं। ये 1, 0 एंड -1 हमने डाला।
अभी फिलहाल मैं -1 डाल रही हूँ। जब ये -1 जाता है इसके अंदर तो ये डबल थ्रो करता है। ये डबल थ्रो करेगा तो एंटायरली बेसिकली ये सारा कोड किसके अंदर चल रहा है, ट्राई के अंदर चल रहा है। जैसे ही 1.0 थ्रो हुआ कंट्रोल यहाँ आ जाएगा, ये मैच नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये मैच हो गया, तो ये वाला केस रन हो जाएगा, क्वार्टर डबल, राइट? यस, ठीक है, ये आ गया क्वार्टर डबल। मान लो मैंने टेस्ट 1 के साथ कॉल किया, 1 के केस में क्या था, 1 के केस में हम इंटीजर थ्रो कर रहे हैं, तो जब ये फंक्शन चलेगा और थ्रो इंटीजर हो गया तो ये वाला केस चल जाएगा और प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा। और जब आपके प्रोग्राम में एक्सेप्शन आ जाती है, टेस्ट 1 के बाद एक्सेप्शन आ गई, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो इस प्रोग्राम के केस में क्या प्रिंट होगा, सिर्फ कॉटन इंटीजर। मैंने बताया था ना आपको, ट्राई में अगर आपकी एक्सेप्शन आ जाती है, जिस स्टेटमेंट पे एक्सेप्शन आ जाती है और जहां आप थ्रो कर देते हो, थ्रो के बाद आपके ट्राई ब्लॉक में कोई भी लाइंस लिखी हुई हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो टेस्ट 1 जब हमने फंक्शन कॉल किया, फंक्शन कॉल इज रिप्लेस्ड बाय द बॉडी ऑफ द फंक्शन। इन द बॉडी ऑफ द फंक्शन फॉर द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर throwing the value of x which is an integer. So control will be immediately transferred out of the try block to the appropriate catch. It will bypass this any lines, any instructions that are written after this function call, ठीक है? So it will give me an error caught an integer. अब मैंने एक छोटा सा चेंज किया है, मैं क्या कह रही हूँ कि ये वाला जो फंक्शन है ना, ये सिर्फ कैरेक्टर वाली एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। क्या कर सकता है, सिर्फ कैरेक्टर वाली एक्सेप्शन ही थ्रो कर सकता है। मीन्स अगर हम ये वाला केस चलाएंगे तभी चलेगा, इस वाले केस को भी हम हैंडल नहीं कर रहे, इस वाले केस को भी हम हैंडल नहीं कर रहे, हालांकि हमने कैच स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं इनके। बट व्हाट वी हैव स्पेसिफाइड कि भाई हमारा जो प्रोग्राम है वो सिर्फ कैरेक्टर वाले एक्सेप्शन को ही कॉट करेगा, बाकी और किसी को नहीं करेगा। देखा आपने, हमने कैच स्टेटमेंट्स लिखे हुए थे, बट ड्यू टू दिस स्टेटमेंट बाय स्पेसिफाइंग एक्सेप्शन, दिस इंटीजर टाइप एक्सेप्शन वाज नॉट कॉट। इसको कमेंट कर देते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। कैरेक्टर वाली अलाउड थी तो कैरेक्टर वाली थ्रो हो गई। अब हम क्या करते हैं, इंटीजर भी अलाउ कर देते हैं। यू कैन स्पेसिफाई मल्टीपल एक्सेप्शंस बाय सेपरेटिंग विद कॉमा। डिफरेंट डेटा टाइप्स को आप कॉमा से सेपरेट कर दो। तो अब इस केस में अगर आपकी इंटीजर वाली एक्सेप्शन आप थ्रो करते हो तो वो अलाउड है, राइट? चल गया। लेकिन अगर ये प्रोग्राम आपका -1 के लिए चलाएंगे तो नहीं चलेगा। समझ गए? जितना सिंपल ये समझने में ही है उतना सिंपल ये इम्प्लीमेंट करने में भी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल। आप किसी भी फंक्शन के साथ स्पेसिफाई कर सकते हो। अब आपने ये फंक्शन बनाया, उसके साथ आपने ये लिखा। अगर आप फंक्शंस के साथ नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप मेन के अंदर ही सब कर रहे हो, तो आप मेन के साथ यहाँ स्पेसिफाई कर दो कि आप अपने मेन फंक्शन को कौन कौन सी एक्सेप्शन अलाउ कर रहे हो। मेन भी तो फंक्शन ही है ना बेटे। ऐसा नहीं है कि स्पेसिफाई करने के लिए एक्सेप्शन को आपको हमेशा फंक्शंस ही बनाने पड़ेंगे, ठीक है? आप चाहो तो मेन के अंदर भी ये सारा कुछ बना सकते हो, एंड यू कैन स्पेसिफाई दिस लाइन हियर। गॉट इट? मेन के बाद यहाँ पे। गॉट इट? एनी डाउट्स टिल नाउ? प्लीज आस्क, पूछो। समझ आया? I've tried to put as many codes as possible, ठीक है? So please go and see. Okay. Thank you Inayat for replying. अब इस केस में हम देखेंगे कि डिराइव्ड के क्लासेस के केस में एक्सेप्शन हैंडलिंग को हम कैसे हैंडल करते हैं। बहुत ही सिंपल सा कोड है। We have created a base class and then we have created a derived class and it is inheriting base class in public mode, right?
देख रहे हो आप यहाँ पे, सिंपल है ये, बहुत ही बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, मेन के अंदर भी हमने कुछ नहीं किया, दोनों क्लासेस के हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट्स बना लिए। ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट्स बना लिए, फिर हमने एक ट्राई ब्लॉक लिखा। ट्राई ब्लॉक के अंदर हम जो एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं वो किस क्लास का है बेटे, किस टाइप का है, वो डी टाइप का है। ठीक है, वो डी टाइप का है। ट्राई के अंदर जो एक्सेप्शन थ्रो हो रही है, जो ऑब्जेक्ट थ्रो हो रहा है एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट, उसकी टाइप क्या है, डी। तो हमने कैच ब्लॉक्स लिख दिए हैं। एक कैच ब्लॉक हमने लिखा है, ये कब चलेगा, जब थ्रो ऐसे डिराइव्ड वाला टाइप का होगा। एक हमने बेस क्लास के लिए लिख दिया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। सिंपल है। अगर आप बेस क्लास वाले को थ्रो करोगे, ऐसे बी को थ्रो करोगे, तो ये वाला चल जाएगा। अगर आप डी, इसको डी कर देते हैं, बड़ा पता नहीं क्यों लिख रखे। अगर आप इसको, कहाँ गया, अगर आप इसको डी करोगे डिराइव क्लास वाला, तो ये वाला केस चल जाएगा। ठीक है, चला के देख लेते हैं एक बार। ठीक है, कौन सा वाला चला, जो डिराइव क्लास वाला था। क्यों, क्योंकि हमने थ्रो भी वही किया था जो डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट था। बट अगर आप इसको उठा के नीचे कर दो सीक्वेंस में, मतलब आप बेस क्लास वाला पहले डिफाइन कर दो, डिराइव क्लास वाला बाद में डिफाइन करो, तो इस केस में क्या होगा बेटे, क्योंकि डिराइव क्लास ने बेस क्लास को इनहेरिट किया है, तो ये बेस क्लास वाला कैच चल जाएगा, डिराइव क्लास वाला नहीं चलेगा। इट डजंट डिपेंड कि भाई आपने क्या थ्रो किया है। बेस क्लास वाला थ्रो करोगे तो बेस क्लास का ही चलेगा, चाहे ऊपर लिखा है चाहे नीचे लिखा है, कहीं भी लिखा है तो बेस क्लास वाला ही चलेगा। लेकिन अगर आप डिराइव क्लास वाले ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हो, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर आप ये चाहते हो कि ये वाला कैच चले, तो इसको सीक्वेंस में पहले रखो। तो मल्टीपल अगर आप ये कैच ब्लॉक्स लिख रहे हो और आपका ये इनहेरिटेंस वाले प्रॉब्लम्स हैं, तो इसमें डिराइव क्लास वाले जो कैच स्टेटमेंट्स होंगी, इनको आप सीक्वेंस में पहले रखो, बेस क्लासेस वालों को बाद में रखो, if you want to behave the program as you like। ठीक है, ये समझ में आया। ध्यान से देखो, यहाँ पे हम डिराइव क्लास वाला थ्रो कर रहे हैं, लेकिन वो कौन सा रन हो रहा है, बेस क्लास वाला। ये हमेशा ऐसे ही रन होगा। डिराइव क्लास वाला रन करवाना चाहते हो तो इसकी सीक्वेंस ऊपर कर दो। ठीक है, बेस क्लास को लेके कोई दिक्कत नहीं है, बेस क्लास वाला चाहे ऊपर रखो, या दिखा देती हूँ, यहाँ पे हम बेस क्लास का थ्रो कर देते हैं। ठीक है, बट सीक्वेंस में हम डिराइव क्लास वाला ऊपर कर देंगे, तो चलेगा वही जो आपने थ्रो की है। फाइन। हम ये चीज क्यों सीख रहे हैं, ये वाली बेस क्लास डिराइव क्लास वाली, सो दैट इफ यू आर डूइंग एनी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स इन विच you are using inheritance and you also want to embed this exception handling, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए कि सीक्वेंस क्या होगी एक्सेप्शन को हैंडल करने की, पहले डिराइव क्लास की फिर बेस क्लास। अगर ये सीक्वेंस आपको पता है, तो अगर आप मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज कर रहे हो, यू आर स्मार्ट इनफ टू डिसाइड कि कौन सा पहले आएगा, डिराइव क्लास वाला कौन सा बाद में है। ठीक है, सो फ्यू थिंग्स यू कैन ट्राई। अब ये मैंने एक बेसिक सा कोड बनाया है, आप कुछ और अच्छा सा कोड बना के ट्राई भी कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। ठीक है, बट देयर इज नो कंपल्शन। what is important is you understand the concept। any doubts please ask। कुछ नहीं पूछते होते आप लोग। क्या हो गया, ठीक है। सो अभी मैं आपको कंस्ट्रक्टर्स और डिस्ट्रक्टर्स के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। सपोज आपने कोई भी क्लास क्रिएट की,
ठीक है। इसके पब्लिक सेक्शन में बनाते हैं कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर का नाम वही होता है जो कंस्ट्रक्टर क्लास का नाम होता है। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर आप डिफाइन करते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपके कंस्ट्रक्टर में कुछ एक्सेप्शन आ गई, अगर आपके कंस्ट्रक्टर में कोई एक्सेप्शन आ गई तो हम इसको कहाँ हैंडल करें, कैसे हैंडल करें? कंस्ट्रक्टर के अंदर ट्राई कैच बनाएं, कंस्ट्रक्टर को ही ट्राई कैच कैसे करें, या मेन के अंदर जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इसका, इस क्लास का, ऐसे ही क्रिएट करोगे ना, इसको ट्राई में करें, है ना। मेन के अंदर ऑब्जेक्ट ऐसे ही बनाते हो ना बेटे। तो वो पूछ रहा है कि आप क्लास के अंदर इसको ट्राई कैच बनाओ, कंस्ट्रक्टर के अंदर ट्राई कैच बनाओ, या मेन के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे ट्राई कैच करो। व्हाट टू डू, हाउ टू हैंडल एक्सेप्शन इन द केस ऑफ कंस्ट्रक्टर्स, राइट। हम हम ये वाला केस डिस्कस करेंगे कि मान लो आपने मेन के अंदर ये कर रखा है, आपने क्लास बनाई, ठीक है। उसके बाद ये लिखा वट एवर, यहाँ पे कुछ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हुई, ठीक है। कंस्ट्रक्टर के अंदर आप डायनेमिक कंस्ट्रक्टर्स याद होगा आपको, है ना। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर्स कैसे काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग सम मेमोरी एलोकेशंस टू एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग हीप मेमोरी, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हो रही है, ठीक है। मेन के अंदर आ जाओ, मेन के अंदर हमने लिखा ऐसे लिखा। अब ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, ये लिखने से कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया तो मान लो इस स्टेटमेंट के बाद एक्सेप्शन आ गई, इस स्टेटमेंट के बाद एक्सेप्शन आ गई, ठीक है। एक्सेप्शन के आते ही मतलब आपने थ्रो भी कर दिया उसको, आपने इसको थ्रो कर दिया, लेकिन वो कैच कहाँ होगी, ये सारा कुछ मेन के अंदर ही हुआ, वो कैच होगी जो मेन के अंदर ही कैच होगा, वहां पे कैच हो जाएगी, ठीक है। बट प्रॉब्लम कहाँ आई, हो सकता है कंस्ट्रक्टर ने किसी लोकल वेरिएबल में कुछ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन किया हो, मेन के अंदर आप इसको चेंज, हो सकता है ऑब्जेक्ट पार्शियल क्रिएट हुआ था अभी, और पार्शियल क्रिएट होने के टाइम पे कुछ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हुई थी, तो यहाँ पे आप अगर उसको कैच कर रहे हो, आप इन सब चीजों को जो ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हुई है वो आप फ्री नहीं कर सकते, मेन के अंदर कैसे फ्री करोगे, कैसे हैंडल करोगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बेटर है कि आप मेन के अंदर ऑब्जेक्ट ऐसे क्रिएट मत करो। जब आप कंस्ट्रक्टर्स बनाते हो और आपको लग रहा है कि कंस्ट्रक्टर्स भी एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग कहाँ करो, कंस्ट्रक्टर्स के अंदर ही करो। कैसे करेंगे, क्लास बनाई, क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर कुछ भी काम करने से पहले आप उसको ट्राई ब्लॉक में लिख दो, कहाँ लिख दो, ट्राई ब्लॉक में लिख दो। यहाँ पे आपने कुछ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की, कोई बात नहीं, लेकिन एक्सेप्शन आ गई, एक्सेप्शन आने के बाद आप उसको थ्रो कर दो, थ्रो एक्सेप्शन। अब कंट्रोल कहाँ जाएगा, कंस्ट्रक्टर के अंदर ही कैच है, वहां चला गया, है ना। ये सब आपको पता है आप कैसे लिखना है। तो कैच के अंदर हम क्या करते हैं बेटे, कैच के अंदर हम सिर्फ सी आउट्स नहीं लिखते, कैच के अंदर वी डिफाइन द प्रोसीजर टू हैंडल दैट एक्सेप्शन। तो क्योंकि हमें पता है कि कुछ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हुई है, मान लो एक पी पॉइंटर में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हुई थी, तो हम आप पहले क्या लिखो कि भाई पहले डिलीट पी करो, उसके बाद क्या करो, उसके बाद जो भी आप लिखना चाहते हो वो कर दो। गॉट इट, यस। तो आप चाहो तो, आपको तो पता ही है ना, आपने ही कोडिंग की है, तो अगर कंस्ट्रक्टर के अंदर किसी स्टेप्स में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हो रही हैं, तो वहीं पे आप उसको कैच स्टेटमेंट के अंदर कुछ भी और करने से पहले आप उनको पहले क्लियर करो, ठीक है। दिस इज अ राइट वे टू हैंडल द एक्सेप्शंस इन कंस्ट्रक्टर्स। अब सेम चीज बेटे, सेम कॉन्सेप्ट इज फॉर डिस्ट्रक्टर्स, ओके। डिस्ट्रक्टर्स के लिए भी सही है, डिस्ट्रक्टर
के भी जब आप डिस्ट्रक्टर्स बनाते हो आपको लगता है कि वो डिस्ट्रक्टर्स के अंदर भी कुछ आप एक्सेप्शन आ सकती है, तो डिस्ट्रक्टर के अंदर ही ट्राई कैच बनाओ। गॉट इट? डिस्ट्रक्टर्स के अंदर ही बनाओ। ठीक है, इसकी कोई एग्जांपल देख लेती हूँ, शायद लिखी हुई हो। देखना पड़ेगा इस कोड में क्या हो रहा है, मैंने स्लाइड से कॉपी किया है। टेस्ट क्लास बनाई, ये कंस्ट्रक्टर है, ये डिस्ट्रक्टर है, दोनों में एक एक सी आउट लगा हुआ है। मेन के अंदर ट्राई ब्लॉक में हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। उसके बाद हमने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये आउटपुट आएगा। फिर उसके बाद थ्रो हमने किया दिस। नहीं नहीं नहीं, ये डायनेमिक की एग्जांपल नहीं है। आप कुछ ऐसी एग्जांपल बनाओ बेटे जहाँ पे ना, यहाँ पे कुछ डायनेमिक मेमोरी चल रही है। ठीक है, मतलब आप डायनेमिक कंस्ट्रक्टर वाला जो प्रोग्राम था वो रन करके देखना, उसको उसके अंदर आप ट्राई कैच ब्लॉक बना दो सिर्फ कंस्ट्रक्टर के अंदर। ठीक है, ये कर लोगे आप एज ए टास्क। यू कैन ऑल्सो मेल मी, अपना कोड बनाने के बाद यू कैन सेंड मी। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सेप्शन हैंडलिंग। इस टॉपिक में किसी को डाउट्स हैं बेटे तो प्लीज आस्क। एक बार मैं स्क्रॉल करके देख लेती हूँ कुछ रह तो नहीं गया। जो प्रोग्राम्स आपको क्लास में कराए हैं वो सब आपने करने हैं, स्लाइड्स देखनी है। ठीक है, नेस्टिंग कर लिया था, नेस्टिंग ट्राई कैच। हाँ ठीक है, क्लासेस वाला, कैच ऑल एक्सेप्शंस, स्पेसिफाइंग एक्सेप्शंस, थ्रो, रीथ्रो, कैच ऑल एक्सेप्शंस। ठीक है, मल्टीपल। ओके, दिस इज डन। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स का आज एज सच कुछ नहीं कराऊंगी, थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे दूंगी टेम्पलेट्स क्या होते हैं। ठीक है, आज बच्चे भी थोड़े से ही आए हैं। आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास दो नंबर्स हैं एंड द नंबर्स आर टू इंटीजर्स, सपोज x and y, and you want to find the maximum of this x and y का मैक्सिमम निकालना है कि कौन सा नंबर इनमें से बड़ा है, और ये चीज आप अपने प्रोग्राम में आपको बार बार लिखनी पड़ती है, दो नंबर्स को हमेशा आपको कंपेयर करना पड़ता है। तो इस केस में आप क्या करोगे? मेन के अंदर बार बार कोड बनाओगे, क्या करोगे बोलो? हम एक फंक्शन बना लेंगे बेटे, हम अपने मेन प्रोग्राम के अंदर एक फंक्शन बना लेंगे जिसमें हम वो नंबर्स डाल देंगे। ठीक है, ये फंक्शन हम अपने प्रोग्राम में कहीं डिफाइन कर देंगे जो हमेशा क्या रिटर्न करेगा, मैक्सिमम ऑफ दीज टू। तो इस केस में वो 20 रिटर्न कर देगा। एट अदर पॉइंट ऑफ टाइम मुझे फिर से जरूरत पड़ी तो फिर से हम इसमें इसको कॉल कर लेंगे। ठीक है, सपोज एट अदर पॉइंट ऑफ टाइम मुझे दो कैरेक्टर्स में से देखना है बड़ा कौन है। ठीक है, अब आप क्या करोगे? अब आप एक न्यू फंक्शन लिखोगे जो दो कैरेक्टर्स को लेता है। क्यों ये सब हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि जो फंक्शन कॉल होती है, फंक्शन कॉल के टाइम पे जो हम पैरामीटर्स पास करते हैं, फंक्शन डेफिनेशन के टाइम पे वो टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स मैच करना चाहिए, नहीं तो क्या एरर आता है? टाइप मिसमैच। टाइप मिसमैच एरर आता है। अगर आप जो आपने इसके लिए फंक्शन बनाया है, सेम फंक्शन के अंदर आप कैरेक्टर्स पास कर दोगे तो आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। इट विल नॉट अलाउ यू, it will not allow you to use a function that you have written for integer arguments to use them for character arguments. It will ask you to write a new function. And same is the case if you want to compare two float values. इसके लिए भी आप एक नया फंक्शन लिखोगे। Now what is happening? You have written 3 functions जो कि एक तरीके से सेम टास्क कर रहे हैं, एग्जैक्टली सेम टास्क कर रहे हैं।
बट वो एक दूसरे से डिफर कैसे कर रही हैं? दे आर डिफरिंग ऑन द बेसिस, दे डिफर ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। किसी में इंटीजर देना पड़ रहा है, किसी में कैरेक्टर्स और किसी में फ्लोट, बस यही डिफरेंस है। तो आपको नहीं लगता एक तरीके से ये जो तीन फंक्शंस हैं ये एक सेट का पार्ट हो गए हैं? मैक्स 1, मैक्स 2, मैक्स 3। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री? ये बहुत ही रिलेटेड फंक्शंस हैं, ये तीनों फंक्शंस क्या हैं? रिलेटेड हैं। ये एक ही टाइप का काम कर रही हैं, बट आपस में ये सेट के जो मेंबर्स हैं ये डिफर कैसे करते हैं? इनके आर्ग्यूमेंट्स का टाइप डिफरेंट है, आर्ग्यूमेंट्स का टाइप डिफरेंट है। तो मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे लगता है कि कुछ ऐसा फीचर होना चाहिए कि मैं चीजों को जनरलाइज कर पाऊँ, जनरलाइज कर पाऊँ। मैं तीन फंक्शन नहीं लिखना चाहती, मैं एक ही फंक्शन बनाऊंगी। कुछ ऐसी फैसिलिटी हो कि मैं एक ही फंक्शन लिखूं, जो भी जैसे लिखते हैं इसको, ठीक है, एक ही फंक्शन लिखूं जो एक्स और वाई को कंपेयर करे और रिटर्न कर दे। अब यहाँ टाइप क्या होगी? वो वो कुछ जनरल टाइप होनी चाहिए। मान लो वो जनरल टाइप का नाम क्या है? टी। टी, कुछ भी नाम होगा, टी टाइप की टाइप है वो। डिपेंड क्या करता है? डिपेंड ये करता है कि फंक्शन को कॉल किससे कर रहे हैं। अगर फंक्शन को इंटीजर से कॉल कर रहे हैं तो टी क्या, कंपाइलर टी को क्या मान लेगा? इंट मान लेगा। अगर मैं फंक्शन के अंदर कैरेक्टर्स पास कर रही हूँ तो वो टी को क्या मान लेगा? कैरेक्टर्स मान लेगा। अगर मैं डबल पास कर रही हूँ तो वो टी को डबल मान लेगा। मैंने एक ही फंक्शन लिखा, लेकिन मैं उसको तीन डिफरेंट तरीके से यूज कर सकती हूँ। वो तीन डिफरेंट तरीके किस चीज पे डिपेंड करेंगे? फंक्शन कॉल पे डिपेंड करेंगे कि आप कॉल कौन से टाइप के आर्ग्यूमेंट्स के साथ कर रहे हो। तो एक तरीके से मैंने जनरल फंक्शन लिखना है। तो जब आप इस तरीके की कोडिंग करते हो कि आपके फंक्शन में आप जनरल फंक्शंस बनाते हो, ये जो जनरल फंक्शन है इसको क्या कहते हैं? यस, फंक्शन टेम्पलेट। फंक्शन टेम्पलेट। आप आगे जाके कैपस्टोन प्रोजेक्ट करोगे, आपके साथ क्या शेयर होगा? टेम्पलेट शेयर हो जाएगा एक प्रोजेक्ट फाइल का। आप सबके प्रोजेक्ट्स अपने अपने होंगे, लेकिन व्हाट यू विल यूज? यू विल यूज द सेम टेम्पलेट। सब अपना अपना डेटा उसमें डालेंगे अपने तरीके से। मैंने भी कोड में यही किया। मैंने कोड में क्या कर दिया? एक जनरल फंक्शन, फंक्शन टेम्पलेट डिफाइन कर दिया। अब ये प्रोग्रामर की मर्जी है, कहाँ जहाँ इंटीजर की जरूरत है इंटीजर से कॉल कर लो, कैरेक्टर से जरूरत है कैरेक्टर से कॉल कर लो, फ्लोट से जरूरत है फ्लोट से कॉल कर लो। इसके बेनिफिट्स क्या हो गए? कैन यू टेल मी वन बेनिफिट? यस, जस्ट आई टेक वन मोर मिनट। इसका फर्स्ट बेनिफिट क्या होगा बेटे? कोड छोटा हो गया। कहाँ आप तीन फंक्शंस लिख रहे थे, कहाँ आपको सिर्फ एक फंक्शन लिखना है। जैसे ही कोड स्मॉल होता है उसका एक डायरेक्ट एडवांटेज क्या होता है? कोड बिकम्स इजी टू debug, easy to debug, easy to test, है ना? easy to debug and easy to test. And another thing, आप लाइब्रेरी भी तो बना सकते हो, लाइब्रेरीज बना सकते हो, जनरल फंक्शंस की लाइब्रेरीज बना दो, और जहां पे भी आप कोड करते हो उसको इंक्लूड कर लो, आपके काम आएंगी। आप बहुत सारी जनरल फंक्शंस बना लो, उसकी लाइब्रेरी बना दो, उसको इंक्लूड कर लो अपने प्रोग्राम के अंदर। कोड की रीयूजेबिलिटी भी हो गई। सो देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स ऑफ मेकिंग फंक्शन टेम्पलेट्स। अब ये बनाते कैसे हैं, सिंटेक्स क्या है, ये सब चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। वी विल लर्न टू थिंग्स इन टेम्पलेट्स। फंक्शन टेम्पलेट्स बनाना, उसको यूज करना। फंक्शन टेम्पलेट्स के अंदर देर आर फ्यू सब टॉपिक्स दैट वी विल डिस्कस, एंड द सेकेंड थिंग दैट वी विल डिस्कस इज क्लास टेम्पलेट्स।